नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जो सीटेट के नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो जुलाई के जो है मंथ में जो है जिसका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ करके। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे पहले कुछ टाइम्स, फिर आगे जो है धीरे धीरे हम थोड़ा से हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से जो है आपको सारा जो है सीटेट का जो है सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला देखिए क्वेश्चन है, बहुत एक सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? तो ये समझने वाली ज़रूरत है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का मतलब होता है कि विकास निरंतर चलता रहता है। इसका मूल अर्थ है, मतलब विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके बच्चे के जो है माँ के जो है गर्भ से शुरू होती है और व्यक्ति के जो है मरने तक जो है चलती रहती है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही राइट होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसे कहते हैं। तो निरंतरता का मतलब है कि निरंतर है कि मतलब जन्म से लेकर के बच्चे के गर्भ से लेकर के वोम्ब टू टोम्ब, अगर इंग्लिश में बोलें तो वोम्ब टू टोम्ब चलता है, गर्भ से कब्र तक, उसके जो है मरने तक विकास की एक प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि इसमें से कौन सी है? तो देखिए, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे बेस्ट जो विधि मानी जाती है वो ना तो मनोविश्लेषण विधि है, ना तुलनात्मक विधि है और ना सांख्यिकी विधि है। यहाँ पे आंसर होगा विकासीय विधि। इस विधि के अंतर्गत हम जो है बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक हर रूप में अध्ययन करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। अगर हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे के संदर्भ में हम बात करें और अगर बच्चे के संदर्भ में हम फिजिकल शारीरिक बात करें तो दो प्रकार की जो है हो सकती है। फाइन मोटर स्किल्स पे हम ध्यान देते हैं और जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स पे ध्यान देते हैं। यहां से आपको क्वेश्चंस एक जरूर से जरूर देखने को सीटेट में मिलता है। तो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है ये शारीरिक जो है डेवलपमेंट का हिस्सा है। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, ध्यान रखिएगा सूक्ष्म, और ग्रॉस का होता है ग्रॉस का मतलब होता है कि बड़ी मसल्स का, ठीक है। अब सूक्ष्म मसल का मतलब होता है कि जैसे हाथों की उंगलियां हो गई, जिसमें केवल बॉडी का वो हिस्सा काम करता हो, वही हिस्सा जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे टंग की बात करें, जीभ, या फिर हम कह दीजिए उंगलियां हो गई हाथों की, पलकें हो गई, है ना, आईब्रो हो गई। तो इस तरीके से जो है वो सूक्ष्म मसल। लेकिन जब हम हाथ घुमाते हैं तो हाथ में पूरा जो है शरीर का रोटेशन भी काम करता है, दौड़ना, चलना, लिखना, मसल्स सारी काम होती हैं। ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस चीज़ों को देखेंगे। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अभी समय है, इसलिए आराम से पढ़िए। जिन बच्चों का पेपर बार बार वो फेल हो रहे हैं, जो सीटेट से क्वालिफाई नहीं हो रहा है, 1 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो रहे हो या 2 नंबर से, या चाहे कितने नंबर से, आपको पूरी बातों को सही से गौर से सुनना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठे तो आसानी से पास हो जाएं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये क्वेश्चन एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम जो है लोगों को इसका आंसर पता होगा, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो भी देखना शुरू किया होगा, ये पहला उनका वीडियो होगा सीटेट के संदर्भ में, उनको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर उनको जो है ये क्वेश्चंस आपको चलना मतलब तैयार करके चलना पड़ेगा। और बाकी में धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम सब कुछ बता देंगे, बेसिक्स से लेकर के आपको बिल्कुल बेहतर से बेहतर तैयारी आपको करने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी जो है स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका क्या अर्थ है? तो मतलब हर एक बच्चा जो है अपने आप में एक यूनिक होता है, इसका मूल अर्थ क्या होता है? अगर हम सीडीपी के संदर्भ में बात करें तो बच्चा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी जो है एक शारीरिक क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, भावनात्मक क्षमताएं होती हैं, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, उसका संवेग अलग होता है, इमोशंस अलग होता है। तो ये बात हम सभी को नॉर्मल सी जानकारी है कि हर बच्चे का मेंटल, चाहे एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, हम सभी को पता है एक टीचर जब पढ़ाता है
उस क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को वो उतने ही फोकस से पढ़ाता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा इतना बेहतर तरीके से उस टीचर की बातों को गेन कर पाता है। लेकिन वहीं पे एक और ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता, वो बिल्कुल फिसड्डी किस्म का होता है, चाहे जितना मारो कूटो समझाओ, प्यार से समझाओ दुलार, वो अपना कहीं और ही ध्यान रहता है। तो इस तरीके से सबकी अपनी एक यूनिक एबिलिटीज होती हैं, तो वो शारीरिक रूप में हो सकती है, मानसिक रूप में हो सकती है, बौद्धिक रूप में होती है ना, क्रिएटिविटी रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। तो आंसर हमको इसी संदर्भ में देखना है। तो यहां पे जो आंसर है, कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का जो है विकास परिणाम है किस संदर्भ में? तो बालक जो होता है, एक बच्चे का जो विकास परिणाम होता है, ध्यान रखिएगा, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इस लाइन को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मतलब हेरिडिटी का संबंध है वंशानुक्रम से और इन्वायरमेंट का संबंध है वातावरण से। अब इन दोनों को बातों को समझ लेते हैं। देखिए, वंशानुक्रम का मतलब होता है एक माता पिता से जो मिलने वाले गुण होते हैं, वो माता पिता के जो गुण होते हैं उनके अंदर, है ना, वही गुण जो है जब बच्चा पैदा होता है तो वही गुण लेकर के बच्चे में, वो गुण जो है उसके बच्चे में जाते हैं। तो उसी को कहते हैं वंशानुक्रम। एक वंश से दूसरे वंश में जाने वाले गुणों को ही वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। तो एक तो उससे बच्चे का जो है मेंटल जो है वो मतलब डिफाइन होता है, और दूसरा है वातावरण, किस माहौल में आसपास में वो रहता है। अगर बच्चे का अच्छा माहौल मिलेगा, पढ़ने का माहौल मिलेगा, उसका आर्थिक माहौल अच्छा होगा, है ना, उसके आसपास के लोग तमीज़दार होंगे, बातें करेंगे अच्छे से उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर हम कह लीजिए कि अगर हम बच्चे का डेवलपमेंट के संदर्भ में बात करें, हेरिडिटी उसका कमज़ोर है, मतलब माता पिता से मिलने वाला कोई अवगुण है, जैसे उसको कलर ब्लाइंडनेस हो, या उसकी शारीरिक कोई अक्षमता हो, या कुछ डिसलेक्सिया हो, किसी तरीके से डिस्ग्राफिया हो, या कोई मानसिक विकार हो, तो हेरिडिटी कमज़ोर है ना। देखिए, हमने इसको तीर नीचे की तरफ कर दिया है, हेरिडिटी कमज़ोर है, और इन्वायरमेंट हम उसको अब चाहे जितना बेहतर देने की कोशिश करें, उसको बेस्ट माहौल देने की कोशिश करें, फिर भी एक सामान्य बच्चा जिसकी जो है जिसका डेवलपमेंट ये पीक फॉर्म में होगा, उससे ये बच्चा कम ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, दोनों का हष्टपुष्ट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है किस संदर्भ में? तो देखिए, आनुवांशिकता जो है डैश 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 सामाजिक संरचना है। तो यहां पे देखिए, आनुवांशिकता का संबंध है माता पिता से मिलने वाले गुणों को। अब जो माता पिता से मिलते हैं गुण, वो उस बच्चे में जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि माता पिता पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो गुण बच्चे में ये जाएगा कि पढ़ाई लिखाई में अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो बच्चा भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा। माता पिता की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, जैसे पंजाबी लोग होते हैं, तो ये गुण जाएगा बच्चे में, वो माता पिता से गुण उसके अंदर जाएगा कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ में हष्ट-पुष्ट होगा, उसकी भी हाइट बहुत अच्छी खासी होगी, है ना, जैसे पंजाबी लोग होते हैं। तो इसी तरीके से चाहे वो एथलीट होगा, क्रिकेटर होगा, चाहे दौड़ होगा, रनिंग में, तो ये सारी चीज़ें उसमें आनुवांशिकता के संदर्भ में जाती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं स्थिर। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, कई बार इसको डायनेमिक ले लेते हैं, कई सेकेंडरी ले लेते हैं, इसको प्राइमरी अक्सर जो है बच्चे लॉक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्थिर है। मतलब स्थिर कहने का संदर्भ ये है कि आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना, एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो माता पिता से उसको गुण बच्चों में मिलेगा वही मिलेगा, उसको ऐसा नहीं कर सकते। अगर माता पिता में कोई शारीरिक विकार है, कोई शारीरिक कमी है, तो ये चांसेस हैं कि बच्चे में वो शारीरिक कमी आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि उसमें कोई दवा ववा खिला करके उस शारीरिक कमी को दूर किया जा सकता है ना। कई बार देखते हैं आप, कई बच्चों में जो है 6 उंगलियां होती हैं। मेरे पड़ोस में एक हैं भैया जो है, उनके पैर में भी दोनों हाथ में, मतलब दोनों हाथ में एक एक उंगली एक्स्ट्रा है, मतलब 6 इसमें है, दूसरे हाथ में 6 है। एक तरीके से 10 उंगलियों की जगह उनके 12 उंगलियां हैं, और पैर में भी सेम चीज प्रोसेस है। तो एक तरीके से देखिए, अब ये शारीरिक विकार में आता है ना, तो वो जेनेटिकली, अब दवा अगर खिला भी दो, है ना, तो भी ये कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप चीजों को समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? मैंने बताया था, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है,
ठीक है। वो डेवलपमेंट जो होता है, विकास होता है, वो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत प्रकार से है, लेकिन इसको डिफाइन करते हैं फाइन मोटर स्किल से और ग्रॉस मोटर स्किल से। फाइन मोटर का मतलब होता है यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल, और ग्रॉस मोटर का होता है बड़ी जो है मसल्स से, ठीक है। तो सूक्ष्म का मतलब होता है जहां पे शरीर का केवल वही हिस्सा कार्य करे, है ना, जो बिल्कुल छोटी मसल, जैसे आईब्रो, आंख की पलके हिलाना, जीभ, है ना, इस तरीके से जो है होठों को जो है यूज करना। तो और जो है बड़ी मसल्स में जो है दौड़ना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना नहीं है आई गेस, पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, दौड़ना, लिखना हो गया, भागना हो गया, खेलना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी मसल स्किल्स में आती हैं। तो यहाँ पे देखिए चढ़ना, कूदना, दौड़ना जो हो गई, ये हो गई आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं तीनों, ठीक है। और यहाँ पे जो हो गया ये लिखना हो गया, ये फाइन मोटर स्किल्स का संबंध है सूक्ष्म जो है गतिक कौशल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त जो है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। पियाजे जो है मनोवैज्ञानिक हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपी के एग्जाम, मतलब सीटेट के एग्जाम में, सीडीपी के पेपर में, सेक्शन में पियाजे से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस 101% देखने को मिलता है। और थोड़ी सी मेहनत करके आप ये 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई गलती किए, ठीक है। तो हम इसको जो है, जब हम पियाजे का सेक्शन देंगे वो हम आपको पूरा पियाजे कंप्लीट करा देंगे। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसको सॉल्व ज़रूर करिए। वो भी उसी प्रकार से क्वेश्चंस आज भी आ रहे हैं, कल भी आते रहेंगे जब तक सिलेबस नहीं बदला जाएगा। तो पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था बच्चे के क्रम में। इन्होंने बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास में, मतलब बौद्धिक विकास में 4 चरण प्रस्तुत किए थे, कि मतलब इन 4 चरणों से ही बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वो 4 अवस्थाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसमें से पहली अवस्था ये है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है। तो ये जो है चिंतन का मतलब होता है बच्चा वैज्ञानिक सोच वाला होता है, इमेजिनरी वाला होता है, इमेजिनेशन से जो है चीज़ों को सॉल्व करता है। जैसे मैं एक जो है 7 साल के बच्चे से 11 साल के बच्चे से, मतलब 11 साल से 16 साल वर्ष होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे कह सकते हैं अमूर्त स्तर भी कह सकते हैं। और इस स्तर में बच्चे से जैसे मैंने कहा कि बेटा चलो बताओ मुझे 5 + 5 कितना होता है, तो 11 साल का बच्चा जो है अपने मानसिक सोच से अपने मन में भी बता देगा कि 10 होता है, ठीक है। या और भी बहुत सारी जो है गणनाओं को जो है सॉल्व कर लेता है। उसके अंदर जो है चिंतन करने की जो है शक्ति आ जाती है, और वो जो है तार्किक चिंतन करता है, क्वेश्चंस में विचार करता है, वैज्ञानिक सोच का होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए, अमूर्त स्तर अगर आ जाता है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 16 वर्ष होता है। मूर्त में जो होता है सामने पड़ी हुई चीज़ों को जो है देखता है, जैसे ये 2 बॉल्स रखी हुई हैं प्लस 2 बॉल्स और हैं, तो कितनी हो गई, तो टोटल हो गई 4। इस तरीके से वो आंसर्स को देने लगता है, मतलब सामने रख करके चीज़ों को जो है मूर्त रूप से जो सामने मौजूद है उसी को। तो इसमें भी बच्चा जो है गणनाओं को जो है सॉल्व करने लगता है, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है, ये 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें बच्चा जो है एक तरीके से जो है स्पर्श का प्रयोग करता है अपनी चीज़ों को समझने के लिए, स्पर्श के माध्यम से जो है चीज़ों को समझता है। अब 1 साल का बच्चा होता है तो उसको दूध पीना होता है, तो वो चीज़ें जो है इशारे से बताता है ना, जो है हाथ पकड़ के बताता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं रो क्यों रहा हूँ, इस तरीके से जो है चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। तो देखिए कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके तहत इन्होंने 3 प्रकार के चरणों को बताया था। 3 चरण थे, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन तीनों चरणों को अच्छे तरीके से समझना है। इन 3 चरणों में हर एक चरण के 2 अपने स्तर भी हैं।
ध्यान रखिएगा, हर एक चरण के 2 स्तर भी हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 चरण हैं और फिर हर चरण के 2 स्तर हैं, तो इस टोटल कह सकते हैं 6 स्तर हो जाते हैं इस तरीके से। तो उन 6 स्तरों को एक नाम याद रखना है और इन 6 स्तरों के जो है गुणों के बारे में भी याद रखना है कि क्या चीजें हैं इसके बारे में, वो हम किसी और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, प्रस्तुत किया था कि नैतिकता क्या होती है, नैतिक तर्कणा क्या होती है, नैतिक जो है सोच क्या होती है, सही और गलत की पहचान कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था कि बच्चा सही और गलत में किसको चुनता है, किस एज में बच्चा चुनता है ना चीज़ों को, तो कब बच्चा जो है स्वार्थी होता है, कब बच्चा जो है नैतिकता उसमें नहीं होती है, सारी चीज़ों को इसमें डिफाइन किया गया है। तो आलोचना की अगर हम बात करें तो नैतिकता के संदर्भ में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के संदर्भ में बात करें, तो कोलबर्ग ने जितना कुछ भी बढ़ाया, जितना भी कुछ बताया, उसमें जो है महिलाओं की इन्होंने जो है उदाहरण ही नहीं दिए, पुरुषों पर ज्यादा चीजों को दिया टिका था। तो यहां देखिए कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है, ऐसा भी नहीं है। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ये भी नहीं। यहाँ पे कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। तो आंसर है यहाँ पे डी, ध्यान रखिएगा, आलोचना हो रही है यहाँ पे डी, मतलब कोलबर्ग ने सांस्कृतिक विधियों को महत्व नहीं दिया। भाई देखिए, पुरुष के सांस्कृतिक अलग है, पश्चिमी सभ्यता अलग है, पूर्व की सभ्यता अलग है, भारत में सभ्यता अलग है, भारत के लोगों की नैतिकता का संदर्भ अलग है और अमेरिका के लोगों का नैतिकता का संदर्भ अलग है। तो एक तो पहले ये सांस्कृतिक पहलुओं को महत्व नहीं दिया, दूसरा अगर यहां पे ये सांस्कृतिक पहलू नहीं आएगा तो दूसरा होगा इन्होंने महिलाओं को जो है जितना भी इन्होंने नैतिकता के संदर्भ में उदाहरण पेश किए थे वो सारे उदाहरण पुरुषों पर दिए थे, महिलाओं को जो है इन्होंने इस उदाहरणों में शामिल ही नहीं किया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन्होंने महिलाओं को भी इस संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में शामिल नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा, इन 2 रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है, तीसरा और कोई पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित होती है, बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो मैंने बताया था कि कोलबर्ग ने जो 3 चरण थे, जिसमें कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है पारंपरिक जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा है पश्चात जो है पारंपरिक अवस्था जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में बच्चे में जो नैतिकता होती है वो बाहर द्वारा निर्धारित होती है, मतलब माता पिता या कोई भी जो भी उससे जुड़ा हुआ है, माता पिता जो भी उसको सिखाएंगे वहीं से उसको नैतिकता मिलती है, मतलब नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, बाहर से मिल रही। तो इसका मतलब है बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं है, बच्चा स्वार्थी होता है। तो वो स्वार्थी होता है तो नैतिकता जो है माता पिता से मिलती है या नाना नानी दादा जो भी जिसके संपर्क में बच्चा होता है ना, वो दंड जो है क्रिया से बचने के लिए नैतिकता को जो है प्रदर्शित करता है, मतलब उसको मार ना पड़े इसलिए वो उस बचने के लिए वो नैतिकता का जो है पालन कर लेता है, ठीक है। अपने स्वयं से सोच नहीं होती कि नहीं ये गलत है ये सही है, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। तो पूर्व जो है पारंपरिक अवस्था प्री कन्वेंशनल लेवल में होती। अगर क्वेश्चन आता है कि नैतिकता आंतरिक कारणों द्वारा निर्धारित हो रही है, मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता हो जाती है, आ जाती है, वो अपने आप सही और गलत का पहचान कर लेता है, तो वो है पश्चात पारंपरिक अवस्था। ध्यान रखिएगा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में नैतिकता की उपस्थिति हुई और ये नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से होती है, उसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये चीज हमें नहीं करनी है, इस चीजों को हमें गलत तरीके से काम नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए कठिन है परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है। देखिए वाइगोस्की ने जो है जो बच्चे के विकास के संदर्भ में जो थ्योरी दी थी वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। वाइगोस्की ने माना था कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज और संस्कृति में परस्पर संपर्क में रह करके होता है। जिस समाज में रहेगा उस समाज की क्रियाओं को सीखेगा, सांस्कृतिक पहलुओं को सीखेगा, सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेगा, उससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और ये पूरी तरीके से सही भी है। हम सभी जानते हैं कि भाई जिस बच्चे का जो हिंदू धर्म में होगा उसके जो है उसका जो है मतलब डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, जो अनेक धर्म में होगा उसका डेवलपमेंट अलग होता,
जो गांव में रहता होगा उसका डेवलपमेंट आप देखिए, विकास कैसा होता है, जो शहर में रहता है उसका डेवलपमेंट देखिए। तो जैसा संपर्क होगा उसी के संपर्क के आधार पर बच्चे का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इन दोनों के संपर्क में रह करके वो अपनी भाषा सीखता है। तो जहां की भाषा हिंदी होगी वो हिंदी सीखेगा, संस्कृति अगर सांस्कृतिक भाषा उसकी हिंदी है तो हिंदी सीखेगा, सांस्कृतिक भाषा उसकी तमिल है तो वो तमिल सीखेगा, हिंदी क्यों सीखेगा। और जिस देश की भाषा इंग्लिश है वहाँ इंग्लिश चलेगी। तो इन दोनों के संपर्क में मतलब समाज और संस्कृति में रह करके वो भाषा को डेवलप करता है। इन तीन चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से वाइगोत्स्की के संदर्भ में बिठा लेना है। बाकी मैं चीज़ें बताऊंगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे देखिए वाइगोत्स्की ने तीन चीज़ें डिफाइन करी थी। एक स्कैफोल्डिंग, तो ध्यान रखिएगा एक स्कैफोल्डिंग नाम दिया है, इसको अगर नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पोरेरी मदद। अगर मान लीजिए बच्चा कुछ जो है पढ़ रहा है, या आपने एक बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, या आपने कुछ भी जो है पढ़ाया बच्चे को और पढ़ उसको आता है लेकिन वो बीच में भूल जाता है। जैसे 1 2 3 उससे कहा कि 1 से 10 तक बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो 1 2 3 4 और फिर वो अटक गया। अब वहां पे आपने कहा 5 6, फिर वो तुरंत जान गया अच्छा 6 के बाद 7 आना, तो 7 8 9 10 वो कंप्लीट कर देता है। तो ये टेम्परेरी जो हेल्प होती है इसी को कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं आसन्न विकास क्षेत्र। तो यही है यहां पे, इसको कहते हैं आसन्न विकास क्षेत्र का मतलब है ZPD, जोनल प्रॉक्सिमल जो है डेवलपमेंट। तो ZPD का संदर्भ ये होता है कि वो कार्य जो बच्चे के लिए थोड़ा सा कठिन है, अकेले वो कर नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ी सी अगर उसको बाहरी मदद मिल जाए तो वो उस कार्य को कर लेगा, ठीक है, उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पे इसका संदर्भ यही है आंसर। तो आसन्न विकास क्षेत्र इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन यहां पे डी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, वैसे तो थॉर्नडाइक ने एक अभ्यास का नियम भी दिया था, सीखने का नियम दिया था। तो थॉर्नडाइक के अनुसार 3 तरीके से व्यक्ति सीख सकता है। तो सीखने के नियम के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, ये तो बुद्धि के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं बुद्धि के बारे में बताता हूं, सीखने वाला जो क्वेश्चन नेक्स्ट को जब वीडियो डालूंगा तो वो सीखने के संदर्भ में मैं आपको दे दूंगा। तो बुद्धि के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि बुद्धि 3 प्रकार की है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार से बुद्धि को डिफाइन किया था। एक तो मूर्त बुद्धि, और दूसरा अमूर्त बुद्धि, और एक सामाजिक बुद्धि। इन 3 बुद्धियों को डिफाइन किया था। मूर्त वही जो साक्षात सामने मौजूद है उसी को, अमूर्त वही जो इमेजिनेशन आधारित हो, और सामाजिक जो समाज के संपर्क में रह करके बुद्धि को अर्जित करता है वो है। तो इन 3 को जो है डिफाइन किया था थॉर्नडाइक ने। यांत्रिक बुद्धि को, शारीरिक गतिक बुद्धि को इन्होंने डिफाइन नहीं किया था। तो किसने किया था? तो ये किया था गार्डनर ने। ध्यान रखिएगा, ये किया था गार्डनर ने। गार्डनर ने सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके तहत इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। इन्होंने कहा था 8 प्रकार की बुद्धि जो है मिल करके मतलब विलक्षण बुद्धि का जो है योग होता है। एक तरीके से 8 प्रकार की बुद्धियों को इन्होंने डिफाइन किया था। उसमें से एक यांत्रिक बुद्धि है, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और यांत्रिक बुद्धि किसमें होती है? जैसे जो दौड़ भाग करने वाले होते हैं, मसल्स हो जाए, ये रेसलर्स होते हैं, कुश्ती लड़ने वाले होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, है ना। यांत्रिक गतिक बुद्धि, यहाँ गतिक बुद्धि भी आ जाती है। तो जो फाइटर प्लेन उड़ाते हैं तो उनको गति की पहचान होती है, बॉलर्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है किसने दिया था? तो बुद्धि का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था यही है थॉर्नडाइक, जिसके तहत क्या था? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। ये अभी मैंने पढ़ा है ना, तो ये चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुकारक मल्टीपल जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी यही होती है। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन जो है पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? 2 शब्द नोट कर लीजिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इन्हीं 2 शब्दों को मतलब ही पूछा जाएगा। अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और एक होता है अबसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अभिसारी का मतलब होता है बुद्धि और सृजनात्मकता से संबंधित है, और अपसार का मतलब होता है इसमें जो है
इसमें से अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, आई गेस मुझे इसका आंसर तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अब देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझिएगा। आप लोग अगर हो तो मुझे कमेंट भी करिएगा। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ठीक है, दो शब्द हैं। अपसारी का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम जो सॉल्विंग होती है उसकी जो है क्षमता कई हो, मतलब वो एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन देने वाला हो। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं वो कई प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो बच्चा अपसारी चिंतन वाला होगा वो विचारों की खोज करने वाला होगा, रचनात्मकता में अधिक होगा, तार्किक में अधिक होगा और बहुत अच्छा जो है सोच विचार करने वाला होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अभिसारी चिंतन। तो मतलब अभिसारी चिंतन वाला होगा वो नैरो माइंडेड होगा, मतलब अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो कहेगा हाँ और गलत नहीं, ये कर लो। उससे पूछा क्यों कर लो, नहीं ये तो नहीं पता मुझे क्यों कर लो, लेकिन कर लो ये सही है। अब उससे पूछो सही क्यों है, तो कुछ तो रीजन होगा, तो नहीं भाई मुझे तो इसके बारे में नहीं जानकारी, मैं इतना कह सकता हूँ कि ठीक लग रहा है, कर लेना चाहिए। तो अभिसारी चिंतन का जो है ये इसके संदर्भ में निकाल, तो इसका संदर्भ बुद्धि और सृजनात्मकता से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहां पे जो आंसर है वो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन यहां पे सी जो है वो अपसारी चिंतन के संदर्भ में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिक जो है बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। एकाधिक को डिकोड करिए, एक से अधिक जो है बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब जिसमें एक से अधिक बुद्धि को डिफाइन किया था। तो देखिए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, एक से अधिक प्रकार की हो सकती है, और वो कई प्रकार की क्या होती है, वो 8 प्रकार की बुद्धि के रूप में गार्डनर ने डिफाइन किया था। ये नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो 8 प्रकार की बुद्धि के रूप में इन्होंने डिफाइन किया था, ठीक। तो 8 प्रकार की क्या हो सकती है, तो कोई व्यक्ति जो हो सकता है वो संगीत में अच्छा होता है तो उसे संगीत वाली बुद्धि हो सकती है। कोई व्यक्ति जो है गणनाओं में अच्छा हो सकता है तो गणितीय बुद्धि हो सकती है। कोई बच्चे जो है शारीरिक क्षमताओं में अच्छा है तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ वाली बुद्धि हो सकती है, जैसे अभी आपने पढ़ा है ना, यांत्रिक जो है स्ट्रेंथ कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है मैथमेटिकल गणनाओं में अच्छा होता है तो मैथमेटिकल हो गया। कोई व्यक्ति जो है भाषा में अच्छा है तो भाषाई बुद्धि हो सकती है, जैसे लेखक होते हैं, कवि, राइटर्स होते हैं, यानी न्यूज़पेपर जो है छापते हैं, न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ते हैं, तो कोई तो उसको जो है लिखता है ना वो न्यूज़ सारी चीज़ें, तो वो भाषाई बुद्धि में आ गई। कोई खाली स्थान को समझता है तो आर्किटेक्ट हो गया, तो आर्किटेक्ट वाली बुद्धि हो गई उसके पास, है ना, खाली स्थान को समझने वाली बुद्धि हो गई। कोई अपने स्वयं को समझ रहा है, कोई दूसरों को समझ रहा है, इस तरीके से चीज़ों को इस तरीके से प्रकार से 8 प्रकार की बुद्धि के रूप में इसे डिफाइन किया है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कहां पर होता है। तो पहली चीज तो इसको नोट कर लीजिए कि ये संबंध है, ये क्वेश्चन जो है ये मनोलैंगिक विकास सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है सिगमंड फ्रॉयड का, सिगमंड फ्रॉयड का है, ठीक है, जिसे कहते हैं मानसिक क्रियाओं और एवं व्यवहार का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहार का अध्ययन किया था। इसके तहत जो है इन्होंने 3 प्रकार से चीज़ों को डिफाइन किया था, इदम, इड, ईगो और सुपर ईगो। याद रखिएगा, इंग्लिश में इस टर्म को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंफ्यूज करेगा। तो इड का मतलब होता है यहाँ पे जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो इड होती हैं, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है ना, वो इड के संदर्भ में आती हैं। और ईगो के संदर्भ में बात करें कि ये जो बुद्धि होती है ये उचित और अनुचित वाला बुद्धि होती है, जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। कह सकते हैं तार्किकता आधारित जो है बुद्धि होती है, जो उसको सही लगेगा वो सही होगा, है ना। तो ये ईगो के अंतर्गत आती है। और सुपर ईगो में जो बुद्धि होती है वो होती है सामाजिक और नैतिकतावादी होती है, आदर्शवादी होती है। गलत करेंगे ही नहीं, चाहे को जान चली जाए लेकिन कुछ भी नहीं होने देंगे, है ना, अपने समाज के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। तो उस तरीके की जो हो ना, जान चली जाए लेकिन जो है हम बदलने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो ये सुपर ईगो के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा जो है ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये कथन जो है ऑब्वियसली गलत है
और ये जेंडर बायस्ड है, मतलब इसमें जो है एक व्यक्ति को, एक जेंडर को जो है ज़्यादा सुपीरियर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ईश्वर ने जो है व्यक्ति और लड़का और लड़की को समान रूप में बनाया है, शारीरिक ढांचे के नहीं, बौद्धिक ढांचे की बात कर रहे हैं। अब लड़की का जो है इतने सालों से प्रताड़ित रही है, इतने सालों से शिक्षा से दूर रही, घर बार से दूर रही। आप उस लड़की से तुलना करिए उस लड़के की, जो लड़का जो है बाहर जाता है, डेली घूमता है, दोस्तों के साथ घूमता है, बाहर नौकरी करता है या किसी और अन्य स्टेट में चला जाता है, एग्ज़ाम बेधड़क चला जाता है। उसका कॉन्फिडेंस देखिए। और जो लड़की घर से बाहर नहीं निकलती है, अपने जो है घर से बाहर जाने भी उसको परमिशन लेनी पड़ती है, उसका जो है थिंकिंग जो है समझिए। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक जनरेशन टू जनरेशन चलते 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 वो जो पावर अलग ही आ जाता है ना, वो अलग ही चीज़ हो जाती है। तो ये जो आज की जो सोच होती है ना कि लड़कियां जो है कार नहीं चला पाती, अरे भाई उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला। आप जो है घोड़ा भी चला रहे थे, लड़िया भी चला रहे थे, बैलगाड़ी भी चला रहे थे, खेत भी जोत रहे थे, और औरत को घर में बैठा रखा था। तो ये हो जाता है। तो ये लैंगिक जो पूर्वाग्रह है, ये जेंडर बायस्ड है। जब मौका मिला लड़कियों को आगे बढ़ने का, वो घर से बाहर निकली तो लड़कों से बेहतर ही उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर साबित हुई किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। वो चाहे डॉक्टरी लाइन में हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में हो, चाहे फाइटर प्लेन उड़ाने के संदर्भ में हो, चाहे सैनिक में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने लड़कों से बेहतर ही किया है। ये नहीं कह सकते कि ये कमज़ोर थी। तो ये है जेंडर बायस्ड यहाँ पे। तो ये हम नहीं कह सकते कि लड़का लड़की में भेद नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कक्षा कक्ष में जो है जेंडर विभेद होता है, तो इससे क्या होगा? तो बच्चों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल करेगा। अगर जेंडर विभेद होगा, लड़का लड़की में भेद होगा, लड़कियों से क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, लड़कों से ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये मान के चला जाएगा अरे तुमको नहीं आता। अगर हर बच्चे से ये कहा जाए, लड़की से कहा जाए कि अरे तुमको नहीं आता, या लड़के से हर बार कहा जाए अरे क्या वो तुमको लड़की हो करके उसने हरा दिया, तुम क्वेश्चन नहीं आता, तो वो उसके जो है प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। शिक्षार्थियों के हसोन्मुख जो है प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। तो ये बिल्कुल आंसर सही है। अगर हम जेंडर बायस्ड होते हैं, बार बार उसको जो है वो डीमोटिवेट करते हैं कि लड़का लड़की में भेद करते हैं, तो जो है कहीं ना कहीं उसकी इच्छा जो है पढ़ाई से दूर होती चली जाएगी, वो डीमोटिवेट होने लगेगा और उसका जो है दुष्परिणाम देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन क्या होता है? तो इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं एक बच्चे का? हम बच्चे का पहली बात तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए करते हैं। तो ये तो आंसर बहुत लास्ट वाला है, ऑप्शन तो ये लास्ट वाला है। पहले हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं। क्या बच्चा क्या सीख रहा है ये जानना, और हम जान के क्या करेंगे? जान के करेंगे उसमें सुधार। अगर हमें बच्चे में कोई भी कमी दिखती है, शारीरिक कमी, मानसिक कमी, नैतिकता में कमी है ना, उसके शैक्षणिक जो है एकेडमिक जो है टीचिंग में कोई कमी है, तो उसमें हम सुधार करेंगे। तो बच्चा क्या सीख रहा है ये जानना और फिर उसमें सुधार करते हैं। तो ये मूल उद्देश्य तो बिल्कुल राइट है। सीखने में आई कठिनाइयों को जानना फिर उसमें सुधार करना, एक ही बात हो गई, तो ये भी सही है। तो अब यहां पे दो आंसर है, तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। देखिए सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन में होता कि यहां पे होता इनमें से क्या उद्देश्य नहीं है, और यही ऑप्शन होता यहां पे एक और ऑप्शन होता है ना, तो यहां पे आंसर ये गलत हो जाता। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना ये मूल उद्देश्य नहीं होता मूल्यांकन का। मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है बच्चे में क्या कठिनाई है उसको जानना और उसको दूर करने का प्रयास करना, ठीक है, और उसका निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट तरीके से। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसका मूल उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षा जो है क्या होता है? तो डायग्नोस क्यों करते हैं हम? शरीर में डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं ना, जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो डायग्नोस्टिक जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होता है और न जाने कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो हम इसीलिए जाते हैं ना कि हमारे शरीर में कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई हमें बुखार क्यों आ रहा है, हमें जुकाम क्यों है, कहीं स्नोफीलिया तो नहीं बढ़ा है, कहीं ब्लड में कोई कमी तो नहीं है, या फिर मलेरिया डेंगू तो नहीं हो गया, या अन्य प्रकार की जो भी आप समझे कोई भी शारीरिक कमी तो नहीं हो गई है, इसलिए हम डायग्नोस कराते हैं। तो यही चीज़ होती है परीक्षा की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से। तो हम इसका जो है सामान्यतः कमज़ोर क्षेत्र को चिन्हित करना होता है। तो कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमज़ोर क्षेत्र को प्रदर्शित करना होता है, या एकेडमिक कठिनाइयों के कारणों को पता लगाना होता है, एकेडमिक डिफिकल्टीज़ के कारणों को पता, या छात्र के कठिनाइयों को विशेष जो है। तो यहाँ पे 18वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए।
एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब एक अच्छी टीचर होने का क्या मूल उद्देश्य हो सकता है, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? एक अगर मान लीजिए आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? वो पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए एज अ टीचर, या समूह गतिविधि, मतलब जो जितने सब बच्चे हैं सब बैठे हैं उन गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत रूप पे ध्यान देना। आपको पता है कि यार ये बढ़िया लौंडा है, ये बढ़िया लड़का है, ये पैसे वाला है, या फिर ये दिखने में बड़ा सुंदर है, क्यूट सा बच्चा है, हम इस पे ज़्यादा देंगे। जो जो है बेचारा जो है शारीरिक रूप से कोई कमी है ना, या फिर शारीरिक रूप से उसके जो है समझने में उसको जो है अक्षम है, थोड़ा कमज़ोर है बच्चा, उस पर कम ध्यान देंगे। तो ये व्यक्तिगत अधिगम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के बजाय उत्पन्न जो है व्यवधान की अनदेखी करना, यह भी बिल्कुल गलत है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे। एज अ टीचर आप अगर जो है काम करना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हर बच्चे पे ध्यान देना होगा, हर बच्चे से संपर्क रहना होगा, क्योंकि एक क्लासरूम जो होती है समावेशी क्लासरूम होती है, जहाँ पे समावेशी क्लासरूम का मतलब है जहाँ पे जो है सामान्य बच्चा है ना, प्रतिभाशाली बच्चा और विशिष्ट बालक है ना, जो कि शारीरिक रूप से कोई भी कमी हो उसके, है ना, वो बच्चे सभी पढ़ते हैं। तो उन सभी की जो है चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें जो है चीज़ों को पढ़ाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में टीचरों को प्रति सप्ताह जो है कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? आरटी एक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है अक्सर वो क्वेश्चन वहां से पूछता है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है आरटी में, उसको देख लीजिए तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल आप नहीं भी देख रहे हैं तो पेपर जब आएगा मैं धीरे धीरे वीडियो के साथ भी वो वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 45 घंटा, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है? तो पहले बात तो समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सभी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे वहां पे पढ़ते हो। तो ऐसा जो क्लासरूम होता है, ऐसा जो स्कूल होता है वो समावेशी स्कूल कहलाता है, और जैसा क्लासरूम होता है उसे समावेशी क्लासरूम कहते हैं। ठीक है, कक्षा कहते हैं। तो इस तरीके की शिक्षा का मूल उद्देश्य, इसीलिए इसका मूल जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? समाज के विभिन्नता है, ये हम सभी को पता है भाई, समाज में इतने वर्ग हैं, है ना, अमीर गरीब, आदमी औरत, लड़का लड़की, फिर इससे छूटो तो फिर जो है जाति में आ जाते हैं, है ना, जाति में ठीक है तो पैसे में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो समाज में विभिन्नता है। इन सब से छुट्टी पाओगे तो भाषाएं में विभिन्नता है, भाषाएं में भी विविधता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो कोई इंग्लिश बोलना पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें, विद्यालयों को इस विविधता के प्रति संवेदनशील होना है, ऐसा नहीं कि किसी विविधता का अनादर करना है। इसके प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो मूल उद्देश्य है यही है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जो है खिलौनों को तोड़ देता है। अब पिता उसके लिए खिलौना लेके आए होंगे, तो वो आर्यन जो ना लड़का है उसने वो खिलौना तोड़ दिया, उसके उर्जे पुर्जे सब निकाल के देखने के लिए अलग कर देता है। तो आप एज अ जो है पेरेंट्स हो या एज अ जो है जो भी आप देख रहे हैं उसको एज अ क्या करेंगे? तो देखिए, अगर यहाँ पे देख रहा है कि खिलौना तोड़ रहा है और उसके उर्जे पुर्जे को देख रहा है अलग करके, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ढूंढने का प्रयास कर रहा है, कुछ ना कुछ वो जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर इस खिलौने में था क्या आखिर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा थोड़ा सा जिज्ञासु प्रकार का, है ना। तो ये हो सकता है बच्चा रचनात्मक वाला हो, क्रिएटिव माइंडेड हो, थोड़ा सा जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा हो, तार्किक सोच वाला हो सकता है, वैज्ञानिक सोच वाला हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उस पर नज़र रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे। अगर वैज्ञानिक सोच वाला हुआ, ऊर्जे पुर्जे को देखने का प्रयास करता है, चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, आपसे बार बार पूछता है पापा ये क्या है, इससे क्या होता है, क्या नहीं होता, है ना, तो वो चीज़ें हैं, तो उसको सही दिशा में लगाएंगे। आपको जो है अब बच्चे को पहचानिए कि बच्चा किस क्रिएटिव फील्ड में जा सकता है बेहतर तरीके से, तो वहाँ पे हम उसको जो है उस फील्ड में अच्छा से जो है सही से टीचिंग स्किल्स दे करके उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है,
जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। अब जन्म के समय मान लीजिए बच्चा पेट में है और माँ जो है उस बच्चे की जो है गिर जाती है, कहीं से चोट लग जाती है, धक्का लग जाता है और बच्चे पेट में ही उस बच्चे में सर में जो है चोट लग जाती है, तो ये जो भ्रूण क्षति होती है या तो इसे कहते हैं जैविक मंदता। ध्यान रखिएगा, जैविक मंदता कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा जो है सी को डी पढ़ता है और डी को सी लिखे पढ़े तो जो है कौन सा रोग से पीड़ित है? तो देखिए वहां पे बच्चा जो है सी को डी और डी को सी लिख रहा है, लिखना, तो जहां पे लिखना शब्द आ जाए वहां पे होगा डिसलेक्सिया। ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक जो है लिखना पढ़ना है यहाँ पे, तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसकैलकुलिया जो होता है यहाँ पे गणना संबंधी विकार होता है, मतलब बच्चे को गणना नहीं आती। गणना का मतलब 2+2 करना जो है नहीं आता, उसमें जो है कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किस चरण में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो देखिए मैंने बताया था पियाजे के 4 चरण हैं, तो 4 चरण जो है नाम बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और अगर वस्तु स्थायित्व की बात करें तो संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, मतलब उस वस्तु स्थायित्व उसके अनुसार, बच्चे के अनुसार माने तो वो वस्तु वहाँ पे तब भी मौजूद रहती है जब वो वहाँ पे ना हो। अगर आप एक बच्चे के सामने फ्रिज में चॉकलेट रख दे तो आप फिर अगली बार से उस चॉकलेट को कहीं और छुपा दें तो उसके अनुसार तो माने कि वो वहीं पे मिलेगी, हर बार वो वहीं पे तलाशेगा। अगर आप जैसे ऑफिस से आते हैं और जेब से आप कुछ निकाल के बच्चे को देते हैं तो वो आपको आने वाले 2-4 दिन बाद जो है देख के ये समझेगा कि ये जेब से ही कुछ निकल रही है, ये भंडरिया जहाँ से सामान निकलता है, बार बार उसको हाथ वहीं पे डालेगा, है ना, चेक करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का अर्थ है। मैंने अभी आपको बताया था कि थॉर्नडाइक का बुद्धि के संदर्भ में जो सिद्धांत था वो था मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक का जो है सीखने के संदर्भ में थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का नियम दिया था। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। 3 नियम में एक तो सीखा जा सकता है निरंतर अभ्यास से, किसी के प्रभाव में आके सीखा जा सकता है, अपने से उच्च व्यक्ति के प्रभाव में आए, उसको नॉलेज थी इस चीज़ के बारे में, उसने मुझे सिखा दिया, वो मैं सीख गया। और निरंतर तत्परता से सीखा जा सकता है, मतलब मेरा उस क्षेत्र में रुचि थी इसलिए मैं उस इंटरेस्ट के वजह से वो सीखा और पूरा इंटरेस्ट दिखाया मैंने सीखने में। तो इन 3 के माध्यम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए अभ्यास का नियम, तो अभ्यास का ऑब्वियसली अधिगम तब होता है जब छात्र जो है सीखने के लिए तैयार होता है, या फिर अधिगम तब होता है जब छात्र पुरस्कृत होता है, तो पुरस्कार का इसके अभ्यास से कोई नहीं, निरंतर अभ्यास से। अधिगम जो है अधिक प्रतिधारण के लिए गतिविधि की पुनरावृत्ति, मतलब अब बात पे जो है गतिविधि की पुनरावृत्ति की बात हो रही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, है ना। ये अधिगम तब होता है जब छात्र को दंडित किया जाता है। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नपूर्णा जो है दूध योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को कितना दूध मिलना चाहिए? तो देखिए अगर हम बात करें कि जो सरकार जो योजनाएं चलाती है तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान रखिएगा, तो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध, 200 ml, और 1 से 5 तक की बात करें तो 150 ml दूध की बात हो रही है। ठीक है, 1 से 5 तक के क्लास के बच्चे को 150 ml जो है दूध मिलेगा सप्ताह में 3 बार। इस चीज़ को याद रखिएगा, सप्ताह में जो है 3 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वह अनुच्छेद 21 का के तहत। ध्यान रखिएगा, 21 का के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। इस मतलब अनुच्छेद के तहत जो है भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है कि हर बच्चा जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का जो है उसको जो है अधिकार है। इसी के तहत जो है आप जो है आरटीई के तहत जो है बच्चे का एडमिशन भी करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में 25% कोटा दिया जाता है
है ना, निःशुल्क जो है किसी भी बड़े से बड़े महंगे से महंगे जो है स्कूल में आप जो है एडमिशन करा सकते हैं निःशुल्क। बस आपका शर्त यह है कि आपकी आर्थिक जो आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक जो है आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए बच्चा शैतान है, पढ़ने में कमज़ोर है, आपको जो है एज अ टीचर आप पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं और पेरेंट्स आते ही नहीं है, पहली मीटिंग भी मिस कर दिया, दूसरी मीटिंग भी मिस कर दिया, तो क्या करना होगा। तो भाई देखिए, ऐसा तो एज अ टीचर वैसे तो किताबी बातें हैं, कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे तरीके हैं। फ़ोन से आप उनको इत्तला कर सकते हैं या किसी अन्य के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो है तो हम वहाँ जा भी सकते हैं, वहाँ उस एरिया में कोई भी टीचर रहता हो या उस रोड से क्रॉस होता हो तो टीचर को भेज दिया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन किसी संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो भाई जा करके उससे मिलना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस आंसर होगा ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जो है सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया केंद्रित है। तो मैंने बताया था कि वाइगोस्की ने जो है बच्चे के जो है डेवलपमेंट के लिए जो है समाज और संस्कृति को मूल रूप से जो है महत्वपूर्ण माना था। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो है वाइगोस्की के अनुसार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी। तो इस तरीके से हमारा जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सीडीपी में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, फिर से पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो यह इनको अच्छे से तैयार करना है। धीरे धीरे हम जो है वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर करा देंगे, सीडीपी बिल्कुल रटा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।